बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में हम लोगों ने पढ़ा था जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार या एटॉमिक वेट के आधार पर बनाई, जिसमें कि वर्गों या समूहों या ग्रुप की संख्या 8 थी और आवर्तों या पीरियड की संख्या 6 थी। और उसमें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था। जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया था और बताया था कि तत्वों के जो गुण हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। लेकिन बाद में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर की खोज की और इन्होंने बताया कि तत्वों के गुण, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक वेट पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। और फिर इसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी वो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनी, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी। और आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया। तो जो परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उसमें बाद में जो शून्य समूह के तत्वों की खोज हुई उनको पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जोड़ दिया गया। जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नवा ग्रुप है। ग्रुप की संख्या मेंडलीव में 8 थी और जो बाद में 9 हो गई, 9 ग्रुप हो गए जीरो ग्रुप को मिला करके। और इसके पश्चात जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 6 थी, तो आधुनिक में आवर्तों की संख्या या पीरियड की संख्या 7 हो गई। ये परिवर्तन हुआ। और छठे पीरियड और सातवें पीरियड की जिन तत्वों की खोज हुई, जिन्हें कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के तत्व कहते हैं, वो भी 28 तत्वों को छठे और सातवें आवर्त में या पीरियड में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उनको रख देते तो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है, आकार है, वो परिवर्तित हो जाता। इसलिए उनको अलग आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया, जिन्हें कि नाम दिया गया लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये नाम दिया गया, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इन तत्वों की संख्या दोनों सीरीज में 14 है, टोटल 28 है। तो इस प्रकार से ये जो आधुनिक आवर्त सारणी, और इसके बाद इसी को परिवर्तित करके दीर्घ आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल का दीर्घ रूप, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनी। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी उसके लक्षण बताए थे, और जो दीर्घ आवर्त सारणी बनी जिसमें ग्रुपों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है, और इसके नीचे आवर्त सारणी के लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है, श्रेणी है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसमें ग्रुपों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और दीर्घाकार आवर्त सारणी को ही 4 ब्लॉकों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये भी लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। और किस ब्लॉक में कितने कितने वर्ग या ग्रुप हैं, इसको भी बताया था। यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में, पीरियड में, पीरियड वाइज तत्वों की संख्या देख लेते हैं। तो जो पीरियड 7 हैं, तो फर्स्ट पीरियड में तत्वों की संख्या 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। इसी प्रकार से तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन तत्वों की संख्या भी 8 है। और चौथे में 18 है, पांचवें में भी 18 है, छठे में 32 है और सातवां जो है उसमें 32 होगी, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो जो सातवां वर्ग है, सातवां आवर्त है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें बहुत खाली जगह है। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती जा रही है, तत्वों को उन स्थानों पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से सातवां जो आवर्त है वो अपूर्ण आवर्त है, इनकम्प्लीट है। इस प्रकार से ये सिस्टम बनाया गया इसमें। इसके पश्चात ये तो तत्वों की आवर्तों में संख्या कितनी है ये आपको याद रखना है। और इसी के पश्चात आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आवर्त सारणी होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी जो लॉन्ग फॉर्म बनी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो परमाणु भार पर बनी और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनी वो किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर बनी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो लॉन्ग फॉर्म में वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी या एटॉमिक नंबर पर बनी। पहला डिफरेंस। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस बता रहा हूँ। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो एटॉमिक नंबर के बेस से बनी। नंबर 2 क्या है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, 8 समूह है, जबकि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप हैं। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप के एलिमेंट नहीं थे, जबकि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो 18वां ग्रुप है वो 0 ग्रुप एलिमेंट्स का है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का। इसी के पश्चात जो मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया, जबकि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान देने की कोशिश की गई है। और इसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल 8वें ग्रुप के तत्वों को, 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा गया, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप रखे गए? फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, 6th बी, 7th बी और 8th ग्रुप। इन सभी तत्वों को ट्रांजिशनल एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहा गया है, जबकि मेंडलीव ने केवल 8वें समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा था। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में इसका डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस लिखने को पेपर में आ सकता है, क्या डिफरेंस होता है। तो आवर्तों में तत्वों की संख्या हम लोगों ने पढ़ ली, आवर्तों में तत्वों की संख्या क्या होती है। इसके पश्चात मैंने बताया था कि जो ये तत्व क्रम से रखे गए हैं, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th, 7th और ये 0 ग्रुप है ना, ये 0 ग्रुप रखा गया। इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनका वर्ग या ग्रुप 1 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में दूसरे समूह के सभी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, तो इसका वर्ग या समूह 2 होता है। इसमें सभी में थर्ड ग्रुप में क्या होता है?
जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो थर्ड ग्रुप होता है। इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन सिलिकॉन के 4, तो चौथा वर्ग होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो 5वां वर्ग होता है। ऑक्सीजन सल्फर की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो छठा वर्ग होता है। फ्लोरीन क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, तो 7वां वर्ग होता है। और इस नियोन और आर्गन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो जहाँ 8 हो गए तो उसकी वैलेंसी, उसका ग्रुप 0 ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी 0 होती है। इसी आधार पर यहाँ पर तो ग्रुप निर्धारित, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है। इसके बाद यहाँ पर वैलेंसी या संयोजकता के बारे में बताएंगे कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसकी वैलेंसी 1। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यह भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी संयोजकता भी 2। ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो इसकी वैलेंसी 3। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 ले ले या 4 दे दे, तो बराबर का हिस्सा होता है, तो ये साझा करता है, तो ये मोस्टली कोवैलेंट या सहसंयोजक बंध बनाता है, तो इसकी संयोजकता 4। अब इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 चाहिए, तो 5 देगा तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, 3 ले लेगा तो कम ऊर्जा खर्च होगी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कम ऊर्जा खर्च होगी, तो इसकी वैलेंसी 2। 7 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1, और इसका अष्टक पूरा होता है, तो ये किसी से क्रिया करता नहीं। तो यहाँ पर वैलेंसी 1, 2, 3, 4 क्रम से बढ़ती है, और 4 के बाद 3, 2, 1 क्रम से घटती है। तो ये आपको अगर जो ग्रुप वाइज एलिमेंट याद होंगे तो वैलेंसी अपने आप, संयोजकता अपने आप याद हो जाएगी, है ना। 1, 2, 3, 4 तक बढ़ेगी वैलेंसी, और 4 के बाद 5, 6, 7 में 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1 वैलेंसी क्रम से बढ़ती है फिर घटती। तो संयोजकता पता होना जरूरी, क्योंकि इसके आधार पर आप फार्मूले या रिएक्शन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें ध्यान देंगे कि क्या प्रक्रिया होती है। जो ग्रुप वाइज एलिमेंट्स होते हैं इनको पीरियड वाइज आपको ग्रुप वाइज लर्न करना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिनलेट। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना। सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। सेवेंथ ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और जीरो ग्रुप में कोई याद करने की जरूरत नहीं, को उसमें क्या होता है कि अष्टक पूरा होता है। इन्हीं ज़्यादातर तत्वों को आपको फार्मूले बनाने होते हैं, लिखने होते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्या कि इनका जो साइज होता है, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना। पहले हमने डिस्कस कर लिया आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, और मेंडले की पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 2, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है। तीसरी चीज क्या पड़ी, इनकी वैलेंसी, इनकी संयोजकता क्या होती है। संयोजकता या वैलेंसी, कोई भी तत्व बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या साझा करता है, वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता होती है। तो ये संयोजकता हम लोगों ने पढ़ ली, वैलेंसी पढ़ ली। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, वैलेंसी या संयोजकता के बाद, कि इनका जो साइज होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इनका साइज छोटा होता चला जाता है। इनका साइज छोटा होता है, जबकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। परमाणु क्रमांक कम से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इनका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, दोनों साइज छोटे होते हैं। साइज क्यों छोटे होते चले जाते हैं? साइज छोटे होने का कारण क्या है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है ना। जैसे यहां पर फर्स्ट सेल में क्या होता है, यहां पर है 2 सेल होती है, यहां पर भी इसकी भी, बेरिलियम की भी कितनी सेल होंगी? 2। बोरान की भी कितनी सेल होंगी? 2। यहां पर भी कितनी सेल होंगी? 2। नाइट्रोजन की भी सेल कितनी होंगी? 2। यहां पर भी सेल कितनी होंगी? 2। सभी की सेलों की संख्या 2 ही होगी, लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 3, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो बढ़ती चली जाती है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी पीरियड में तो नंबर ऑफ सेल, कक्षों की संख्या एक ही रहेगी, निश्चित रहेगी, लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती? बराबर होती। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का केंद्रक की तरफ आकर्षण ज्यादा बढ़ेगा, जिससे कि इसका साइज छोटा होता चला जाएगा, है ना। तो पहले यहां पर जैसे लिथियम का साइज बड़ा होगा, बेरिलियम का साइज इससे छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये इस तरह से छोटे होते चले जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कक्षाएं वही रहती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का केंद्र की ओर खिंचाव बढ़ने से इनका साइज, इनका आकार छोटा होता चला जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन उनका होते हैं उनका साइज, एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उनका साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर परमाणुओं का आकार या एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है। तो ये आप नोट करेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।